हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं एक नया एजुकेशनल अपडेट लेके। ये अपडेट जो है वो फेलोशिप से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप की। ये रिसर्च फेलोशिप जो है वो उन लोगों को मिलती है जो बिलोंग करते हैं, अपनी रिसर्च परसू करते हैं आईआईटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, आईआईएसईआर से और आईआईएस बेंगलुरु से, और साथ में एनआईटीज के जो रिसर्चर्स हैं। जो एनआईआरएफ की रैंकिंग के हिसाब से टॉप 25 इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए, उनके जो स्कॉलर्स होते हैं उनको ये फेलोशिप मिलती है, या वहां से जो रिसर्च परसू करते हैं स्कॉलर्स उनको ये फेलोशिप जो है वो मिलती है। इसकी गाइडलाइंस में जो है बदलाव किए गए हैं हाल ही में, और 16 तारीख की नोटिफिकेशन जो है आई है, कल अपडेट हुई थी साइट पे। तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, किस किस तरह से जो है गाइडलाइंस बदली है, नई गाइडलाइंस क्या है, उसके बारे में आज हमारा डिस्कशन रहेगा। तो अंत तक बन रहे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो जारी किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप रिवाइज्ड गाइडलाइंस। ये 16 जून को ये पब्लिश किया था नोटिस जो है यूजीसी ने अपनी साइट पे, और इसमें गाइडलाइंस रिवाइज की है पीएमआरएफ के लिए। वो गाइडलाइंस हम देखेंगे कौन कौन सी रिवाइज गाइडलाइन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि ये जो फेलोशिप है ये उन लोगों को मिलती है जो लोग अपनी पीएचडी या रिसर्च वर्क जो है परसू कर रहे हैं आईआईटी से, आईआईएससीआर से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, एनआईटी से, ऑफरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिग्रीज विच अपीयर्स इन द टॉप 25 इंस्टीट्यूशन इन द एनआईआरएफ रैंकिंग। जो इंस्टीट्यूशंस होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और एनआईटीज़ जो टॉप 25 रैंकिंग में होंगे ओवरऑल वाली कैटेगरी में एनआईआरएफ की रैंकिंग के हिसाब से, उनको ये फेलोशिप मिलती है। तो इसकी गाइडलाइंस हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। गाइडलाइंस में जब आते हैं हम, तो ये जो मैंने आपको बता दिया कि टॉप 25 होंगी और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेटिंग होंगे, या किन किन कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो है वो एलिजिबल हैं जिनके स्कॉलर्स। अब इसमें हम पहले बात करेंगे कि किस तरह से क्राइटेरिया रहेगा। यहाँ पे लिखा है वी शैल रेफर टू दीज इंस्टीट्यूशन, जो मैंने ऊपर बताया आपको, आईआईटीज़, आईआईएससीआरस, आईआईएससी बेंगलुरु और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एनआईटीज़ और टॉप 25 इंस्टीट्यूशन इन ओवरऑल कैटेगरीज ऑफ एनआईआरएफ रैंकिंग। तो पहले बोला कि वी शैल रेफर टू दीज इंस्टीट्यूशन एज PMRF granting institution. Each PMRF granting institution is allotted PMRF seats every year according to the following rules. कौन कौन से रूल चलेंगे, किस तरह से जो है ग्रांट होगी, ये अलाउ की जाएगी। ए PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट अपीयर इन द टॉप 10 IRF रैंकिंग ओवरऑल gets 3.5% of the existing PhD student strength on 1st May of the respective years as PMRF seat। कि जो टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस होंगे, ठीक है, एनआईआरएफ की रैंकिंग के हिसाब से, उनके जो एग्जिस्टिंग पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनका 3.5% जो होंगे उनको ये फेलोशिप मिलेगी। मतलब जो एनआईआरएफ की रैंकिंग के हिसाब से टॉप 10 इंस्टीट्यूशन आएंगे जो मैंने ऊपर डिस्कस किए, जिनके नाम आईआईटीज़, आईआईएससी, आईआईएससीआर और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एनआईटीज़, उनके अगर कोई टॉप 10 कैटेगरी में है तो उनके अंदर जो एग्जिस्टिंग फेलो हैं, रिसर्चर्स हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, उनके टॉप जो 3.5% होंगे उनको जो फेलोशिप मिलेगी। अब जो इंस्टीट्यूशन 11 से लेकर के 25 के बीच में है, ठीक है, जो रैंकिंग में, ठीक है, वो जिनकी रैंकिंग 11 से 25 के बीच में है, हमने बोला टॉप 25, पहले 10 की बात की, अब 11 से 25, उनके जो एग्जिस्टिंग पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनका 2.5% स्टूडेंट जो होंगे उनको ये फेलोशिप जो है वो मिलेंगी। रिमेनिंग पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स get 1.5% of the existing PhD student strength on 1st May of the respective year as per PMRF seat। इसके अलावा जो बच जाते हैं, ठीक है, 25 टॉप 25 जो होंगे, उसके अलावा जो PMRF ग्रांट जिनको मिलती हैं इंस्टीट्यूशंस को, उनके 1.5% ही एलिजिबल होंगे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के। तो और एक बात इन्होंने और कही है, इन केस द टोटल PMRF सीट्स रिक्वायरमेंट फॉर द पर्टिकुलर ईयर एक्सीड्स 1000, अगर 1000 से बढ़ जाती है नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, मतलब 1000 स्लॉट ही हैं और उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर एप्लीकेशंस, द अबव परसेंटेज विल बी स्केल डाउन प्रोपोर्शनेटली सो दैट द टोटल सीट रिक्वायरमेंट डज नॉट एक्सीड 1000।
तो फिर क्या करेंगे, ये जो मैंने परसेंटेज बताई 3.5%, 2.5%, 1.5%, इसको कम कर देंगे ताकि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो हैं वो 1000 से ऊपर ना बढ़े, मतलब परसेंटेज रिड्यूस कर दी जाएगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो एप्लीकेशंस रिसीव करता है PMRF के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 2 चैनल से जो है वो एप्लीकेशंस ली जाती हैं, एक तो डायरेक्ट एंट्री चैनल और दूसरा लेटरल एंट्री चैनल। तो डायरेक्ट एंट्री चैनल के लिए क्या रूल है, देखिए जो लोग अपनी फाइनल ईयर परसू कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मास्टर प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 5 ईयर्स का, ठीक है, तो जो फाइनल ईयर में है या जिन्होंने फाइनल ईयर कंप्लीट कर ली है लेकिन विद इन जो है इसमें लिखा गया है, देखिए कंप्लीटेड और परसुइंग द फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट और 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक और 2 ईयर MSc और 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम फ्रॉम IISCs वो सारे इंस्टीट्यूशंस। दीज कैंडिडेट्स शुड हैव सिक्योर्ड CGPA, उन कैंडिडेट का जो है 8 CGPA होना चाहिए आउट ऑफ 10, 8 से नीचे नहीं होगा अलाउड। दूसरी वो एलिजिबल ही नहीं होंगे। दूसरी बात, ऐसे लोग जो फाइनल ईयर परसू कर रहे हैं किसमें, 4 ईयर या 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स प्रोग्राम इंटीग्रेटेड है अगर, ठीक है, और या 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, उनके लिए भी जो है CGPA 8 जो है बोला गया है, उससे कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो इन एलिजिबल होंगे। और अगर गेट का जो स्कोर है उनका वो 650 एंड अबव होना चाहिए, तभी एलिजिबल होंगे। तीसरी कैटेगरी और मैंने उन्होंने बोला है जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया है, MTech और MS परसू कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन जो हमने ऊपर डिस्कस किए, उनका भी जो है 8.0 से अबव होना चाहिए स्कोर, या 8.0 होना चाहिए 10 के स्केल में से, अदरवाइज वो लोग जो है एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद इन्होंने बोला द अप्लाई फॉर द PhD प्रोग्राम, दे अप्लाई फॉर द PhD प्रोग्राम इन वन द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट एंड गेट सिलेक्टेड इन द प्रोग्राम। केवल एक ही इंस्टीट्यूशन से जिसमें एडमिशन ली है उसी में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लिया एक साथ और फिर वहाँ से भी अप्लाई कर दिया इस तरह से, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट विच हैज़ एडमिटेड द स्टूडेंट इन द PhD प्रोग्राम मेक ए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। देखिए जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उस इंस्टीट्यूशन को ये बोला गया है कि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट स्टूडेंट से रिलेटेड जो है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करें। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होगी और जजिंग किस हिसाब से होगी स्टूडेंट की, उसके रिसर्च एक्सपोजर के बेसिस पे, पब्लिकेशंस के बेसिस पे और परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसने कितना क्या परफॉर्म किया इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे। इसके अलावा जो है एक नोडल इंस्टीट्यूशन होगा जो इस सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करेगा। और मुझे इसमें इम्पॉर्टेंट जो लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कि इसके नीचे जब हम आ जाते हैं, ये डिलीवरेबल्स हो गया जी। इसके अलावा हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरेबल्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ईच फेलो सेल बी गिवन डिलीवरेबल्स टू बी अचीव्ड ईच ईयर, कि उनको एक टारगेट हम बोल सकते हैं, एक तरह से कुछ काम करने को दिया जाएगा, प्रोजेक्ट टाइप का कोई प्रोग्राम, और वो उनको अचीव करना होगा विद इन 1 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। द डिलीवरेबल्स आर टू बी डिजाइंड कीपिंग इन द व्यू ऑफ टॉपिक सेलेक्टेड बाय द फेलो, मतलब एक कोर्स हम बोल सकते हैं एक तरह से रिसर्च प्रपोजल, एक तरह से उसके हिसाब जो कोर्स वर्क होगा उसके हिसाब से टॉपिक जो है वो डिसाइड होगा। इसके बाद इन्होंने और बोला है कि एनुअल रिव्यू होगा कैंडिडेट का, जो एक कमेटी होगी 3 to 4 मेंबर्स की, और वो इसको रिव्यू करेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कही है कि ईच फेलो इज एक्सपेक्टेड टू टीच वंस अ वीक इन अ नेबरहुड ITI पॉलिटेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज। क्या बोलता है कि जो फेलो होगा जिसको एक ग्रांट मिलेगी उसको हफ्ते में एक बार कम से कम अपने नज़दीकी जो ITI होगा, पॉलिटेक्निकल होगा या इंजीनियरिंग कॉलेज होगा वहाँ पे उसको एक बार लेक्चर देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है, 12 से 18 महीने के बीच में जो है वो प्रोग्रेस चेक की जाएगी कैंडिडेट की, कितना उसने काम किया। दूसरा मोड है लेटरल एंट्री मोड, कि जो लोग ऑलरेडी परसू कर रहे हैं PhD उनके लिए है लेटरल एंट्री मोड, मतलब एडमिशन ले लिया है लेकिन PMRF के लिए अभी अप्लाई नहीं किया है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए क्या बोला है कि विद इन 12 मंथ जो है अपनी एडमिशन के वो अप्लाई करें। पहली बात ये है।
दूसरी बात, उनका जो CGPA है वो भी उनके जो कोर्स वर्क होगा फुल सेमेस्टर का उसमें 8.5 एंड अबव होना चाहिए 10 में से, उससे नीचे इनएलिजिबल होंगे। इसके अलावा इनको भी बोला गया कि सारी डॉक्यूमेंट इनको अटैच करने हैं जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, और इनको जो है वही सारा जजिंग का क्राइटेरिया है, इनको भी अच्छा सा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो रिव्यू इन्होंने बोला है ट्वाइस इन अ ईयर जो है रिव्यू होगा, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में बोला है सारी मॉनिटरिंग बिल्कुल क्लियरली होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कितनी मिलेगी ग्रांट। पहले साल में जो है वो 17,000 ग्रांट मिलेगी, 17,000 अमाउंट जो मिलेगा रिसर्च का। इसके अलावा एक चीज़ इन्होंने और नीचे जाके कही है कि इस फेलोशिप में जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है NIRF की जो रैंकिंग आई है उसके हिसाब से देखिए ओवरऑल कैटेगरी में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 7, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 10, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 11, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 18, जामिया मिलिया इस्लामिया 19 और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 20, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिचिपल्ली 24। ओवरऑल कैटेगरी में NIRF की रैंकिंग के हिसाब से ये एलिजिबल इंस्टीट्यूशन हैं टॉप 25 कैटेगरी के। और इसके अलावा सेकेंड ईयर में ग्रांट मिलेगी 17,000, थर्ड ईयर में 75,000, फोर्थ ईयर में 80,000 और फिफ्थ ईयर में भी 80,000 जो है वो अमाउंट मिलेगा फेलोशिप का। तो ये थी जी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो इनमें रिवाइज किया है इन्होंने बहुत सारा, और बहुत ही एक मैं बोलता हूँ टफ कर दिया है क्राइटेरिया। तो इसके हिसाब से जो फेलो एलिजिबल होंगे उनको ही फेलोशिप मिल जाएगी। तो आई होप कि आप लोग इस इन्फॉर्मेशन को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो शेयर करें बाकी लोगों के साथ भी, ताकि सबको इसका नॉलेज मिले, और इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एजुकेशन सेक्टर का हर अपडेट जो है जल्दी से जल्दी मिले। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।